दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, लगातार हम लोग अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत से क्वेश्चंस को देख रहे हैं। एक हाई लेवल के क्वेश्चंस को आपके साथ देखने का प्रयास किया जा रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन और ज्यादा मैं इफेक्टिव बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपकी एक होलिस्टिक तैयारी हो सके। तो चलिए आज के सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे पर्सनली भी टैग मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी देवियों और सज्जनों के साथ सभी को भाई बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब, वटेवर जिस धर्म को आप मानते हो, बहुत बहुत नमन है। चलिए आज के सेशन की तरफ चलते हैं। पहला तो भाई इसकी जो भी पीडीएफ है, आप सभी बहुत सारे जो हमारे भाई बहन ब्रदर्स और सिस्टर्स हमें देखते हैं, वो लगातार एक प्रकार कुछ लोग बेसिकली मांग करते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ रहेगी, पीडीएफ कहाँ रहेगी। तो आपसे मैं आशा करता हूं कि आप इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें और यहाँ पर आपको पीडीएफ डेली के डेली प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। इवन सुबह सुबह सर्दी लग जाती है इसको थोड़ा सा, ठीक है। माफी चाहेंगे। हाँ, तो टॉपिक क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक है। एक क्वेश्चन मैंने इसमें चाल्कोलिथिक फेज से भी रखा हुआ है, ताम्रपाषाण काल से, क्योंकि चाल्कोलिथिक फेज से भी रखा हुआ है ताम्रपाषाण काल से, क्योंकि स्टोन एज का भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और इधर देखा जा रहा है एग्जामिनेशन में कि स्टोन एज से एक क्वेश्चंस को निकालने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। पिछले अगर 4 सालों के आप पेपर को देखें तो आपको एक क्वेश्चन एटलीस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आपके साथ। ठीक। अच्छा, यहां पर भी मैं ऑलरेडी लिख देता हूं पीडीएफ कहां पर आपको मिलेगा। तो ये पीडीएफ और नोट्स के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आप यहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जरा बताने का प्लीज प्रयास कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें आप। हड़प्पा सभ्यता के दौरान लिंग पूजा प्रचलित थी। धर्म का स्वरूप पूर्णतया पुरुष प्रधान हुआ करता था। निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? 1, 2, दोनों ही असत्य हैं या दोनों ही सत्य हैं? यहां पर इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। लिंगा वर्शिप वॉज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। रिलीजन वॉज स्ट्रिक्टली मैस्कुलिन इन नेचर। तो कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इस आंसर को नहीं जानते। मैं जानता हूं कि आप इसका आंसर को जानते हैं, लेकिन बस मैं आपको इस चीज के ऊपर फोकस कराना चाह रहा हूं मेरे भाई कि आप सत्य और असत्य को अवश्य देखें। इस बार का जो यूपी का पेपर हुआ था उसमें सबसे बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज आया था वो इसी पे आया था, और जल्दबाजी के चक्कर में हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस चीज पर गलती की है। तो मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करता हूं कि इस चीज को आप अवश्य देखें, सत्य लिखा है या असत्य लिखा हुआ है। बहुत क्यूरियस से देखिए, क्योंकि वहां पर 2 घंटे का समय होता है और 2 घंटे में वास्तव में क्या कहते हैं, इस चीज से पार पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना। अभी तो आप इसको देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जरूर वर्क कीजिए। आपने बिल्कुल सही बताया है मुझे। देखिए, ये बात तो सही है कि लिंग वर्शिप जो है हमको वहां पर देखने के लिए मिलती है। पशुपति महादेव का भी हमें सील देखने के लिए मिली, लिंग पूजा की भी देखने के लिए मिली, नेचर वर्शिप भी हमको देखने के लिए मिलता है। ये स्ट्रिक्टली मैस्कुलिन नहीं है, बल्कि हमें तो मदर गॉडेस के भी वहां पर बहुत बड़े एविडेंस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वाला जो है कि धर्म का स्वरूप पूर्णतया पुरुष प्रधान था, ये तो पूरी तरीके से भाई मैंने गलत लिखा हुआ है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो आपका बी वाला होगा, क्योंकि एक यही असत्य है, बाकी ऊपर वाला जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। चलिए यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर पशुपति महादेव की एक सील भी आपको दी गई है, जिसमें 3 इनके मुख को बेसिकली बनाया गया है। इवन यहां पर देखें तो ये सींग भी आपको देखने को मिला। ये प्रोटो शिवा के रूप में है, इन्हें आद्य शिवा के रूप में जाना जाता है। 4 आपको यहां पर जानवर भी दिख रहे हैं, जैसे हाथी भी दिख, इधर से देखो भाई, इधर आपको टाइगर दिख रहा है, इधर आपको एलिफेंट दिख रहे हैं, इधर आपको बेसिकली ये
गेंडा राइनो दिख रहा है और इधर आपको बफेलो दिखाई पड़ रही है, एक श्रृंगी बैल जो है। हाँ, दो आपको यहां पर डियर भी देखने के लिए मिल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए केवल आप इतने को मत याद रखिए, जब आप यहां पर इस चीज को याद रखते हैं तो मेरा बहुत आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एक शब्द को याद रखें, भेल। भेल को भी याद रखें यहीं पर सर, भेल, हाँ भेल को भी याद रखें। क्यों? क्योंकि जो सारनाथ वाला स्तंभ है वहां पर 4 जानवर और बने हुए हैं, लेकिन वो बफेलो है, वो हॉर्स है, वो आपका एलिफेंट है और वो आपका लायन है। तो वहां पर एक हॉर्स भी शब्द आ जाता है, इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए, नहीं तो गलती आप कर सकते हैं। यहां पर आपको एलिफेंट मिलता है, टाइगर मिलता है, बफेलो मिलता है और राइनो मिलता है। वहां पर राइनो नहीं बना है ना, राइनो नहीं बना, वहां पर हॉर्स बना हुआ है, हॉर्स बना हुआ है, ठीक है ना। इस चीज को दिमाग में आप रखिएगा। तो इस चीज को देख लीजिए, 3 मुख वाले देवता को दिखाया गया है यौगिक पोस्चर पर। एक क्वेश्चन ये कीजिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जॉर्वे कल्चर। Jorve culture. The Jorve culture is dated around 1400 to 700 BCE and covered in present day Maharashtra. Jorve संस्कृति का काल लगभग 1400 से लेकर के लगभग 700 ईसा पूर्व माना जाता है और यह वर्तमान में महाराष्ट्र क्षेत्र में विस्तृत थी। जॉर्वे संस्कृति मुख्यतः नगरीय थी। तो कौन सा कथन आपको सही दे रहा है? मैं बार बार इसको हाईलाइट करके इसको मार्क कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं आप इसके आंसर को सिक्योर कर चुके होंगे। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जॉर्वे कल्चर जो था वो ताम्र पाषाण काल का कल्चर आपको देखने के लिए मिलता है। और ताम्र पाषाण काल का जो पीरियड है वो पहली बात तो अर्बन नहीं है, वो बेसिकली आपका रूरल है, वो बेसिकली ग्रामीण परिवेश को रिप्रेजेंट करता है, ना कि आपके अर्बन फेस को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई इस चीज को आप यहां पर गलत मान लीजिएगा कि ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। अर्बन नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो चाल्कोलिथिक फेज और आपका जो क्या कहते हैं हड़प्पा फेज है, प्री हड़प्पा फेज है, दोनों साइमल्टेनियसली चले हैं। इवन ताम्र पाषाण काल तो उससे भी बियॉन्ड चला है, लेकिन स्टिल हड़प्पा को कुछ ऐसी अनुकूल परिस्थितियां मिल गई जिससे वो एक व्यापारिक लिंक में कनेक्ट हो गया और व्यापारिक लिंक में कनेक्ट होने के कारण ही उसके हमें अर्बन फेस को देखने का मौका मिला। अरे भाई, वहां पर तो ऐसी ऐसी बस्तियां भी बसी हैं जहां आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। जैसे सुतकांगे डोर है, सुतकाको है, बालाकोट का क्षेत्र है, इन इलाकों को देखिए रेगिस्तानी क्षेत्र में बेसिकली डेवलप थे। ये उस समय एक प्रॉस्पर सोसाइटी बस्ती के रूप में थे, भले ही आज ना हो, है ना। वाई? बिकॉज ऑफ दे इंटीग्रेटेड विद द क्लोज लिंक इकोनॉमिक लिंकेजेस, वो एक आर्थिक व्यापार से बेसिकली कनेक्टेड थे, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये बिल्कुल सही लिखा है, लगभग 1400 से 700 BCE का समय था। तो ये आपका बिल्कुल सही है, तो एक आपका करेक्ट है, दूसरा आपका गलत है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये प्री हड़प्पा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको चाल्कोलिथिक फेज दिखाई पड़ रहा है। जैसे गणेश्वर और जोधपुरा कल्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार आहार कल्चर भी इसको कहा जाता है, बनास कल्चर भी इसी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश साइड इनको कैथा कल्चर, मालवा कल्चर, एरड़ कल्चर के रूप में आप जानते हैं, इवन एरन कल्चर के रूप में आप जानते हैं। नेवादा टोली का क्षेत्र आप यहीं पर देखेंगे। उसी प्रकार जॉर्वे कल्चर की इंपॉर्टेंट बस्तियों के रूप में आपको दैमाबाद देखने के लिए मिलेगा, जो हड़प्पा काल में एक विकसित स्टेज में बेसिकली पहुंचा था बाद में जाकर के, है ना। उसका साउदर्न पोर्शन भी बना था। तो जॉर्वे कल्चर की जो इंपॉर्टेंट बस्तियां थी वो दैमाबाद भी थी, इनाम गांव भी थी, इनाम गांव भी हुआ करती थी, है ना। तो दिस वन इज जॉर्वे कल्चर, ये महाराष्ट्र का ही कल्चर हुआ करता था। इसके अलावा इस आहार कल्चर को आप बनास कल्चर के रूप में भी जान रहे थे। यहां से बेसिकली ये लोग इंपोर्ट करते थे क्या? कॉपर। और इधर अफगानिस्तान से ये लोग इंपोर्ट करते थे टिन। दोनों को मिला करके बनता था आपका ब्रॉन्ज, इसीलिए इसे ब्रॉन्ज क्या कहते हैं कल्चर सोसाइटी भी कहा जाता था। लेकिन ये इसके अर्बन फेस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हड़प्पन सील्स। हड़प्पा की मोहरें केवल स्टेटाइट से बनी होती थी। मोहरों पर सबसे अधिक जिन जानवरों का चित्रण मिलता है वे हैं एक सींग वाला बैल, घोड़ा, बाघ और गेंडा। क्या लगता है भाई आंसर? चलिए, इसका आंसर मैं आप पॉज कर दीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए, हड़प्पन सील नॉट ओनली स्टेटाइट, स्टेटाइट से मोस्टली बनी होती थी, मोस्टली इससे बनी होती थी, सेलखड़ी से ही बनाया जाता था उसको। बट
इसके अलावा मेटल की सील्स भी हमको मिली हैं। अरे हमको धातुओं की सील्स भी बेसिकली प्राप्त हुई हैं, याद रखिएगा। इवन धातुओं में भी अगर हम देखें तो ब्रॉन्ज की सील्स मिली है कुछ हमें, इसके अलावा बहुत कम मिली है वैसे तो सोने की, लेकिन हमको धातुओं की भी प्रॉपर सील्स मिली है। ठीक है, तो इसलिए आप मान करके चलिएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, केवल ओनली इससे नहीं है। ठीक है, धातुओं की भी हमें मिली है। मोस्टली जो इनकी सील्स हुआ करती थी वो वर्गाकार हुआ करती थी, अर्थात स्क्वायर इन शेप। इसके अलावा आयताकार शेप में भी हमको सील्स मिलती हैं प्रॉपर, बेलनाकार नहीं मिलती, क्योंकि बेलनाकार जो है वो सिलेंड्रिकल सील्स जो है वो मेसोपोटामिया की स्पेशलिटी है। मोस्ट फ्रीक्वेंट एनिमल्स जो उसमें यूज किए जाते थे, वन हॉर्न बुल को यूज किया गया। हाँ देखिए, हॉर्स को यूज नहीं किया गया, आप इसी पे गलती कर गए, ये नहीं होगा ना। बाकी ये तो है, चलिए टाइगर को भी कर लेंगे, राइनो को भी कर लेंगे, लेकिन हॉर्स नहीं है। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि नॉट करेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ना ही एक करेक्ट है ना ही दो करेक्ट है, दोनों के दोनों गलत है। हाँ, तो कौन सा कथन सही है? तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है ना, ना ही एक सही, कौन सही नहीं है, यहां पर पूछ रहा कौन सही नहीं है। तो इसी में ही क्या कहते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सही नहीं है। हाँ, तो यहां पर सी आएगा ऑप्शन, ना ही एक सही है ना ही दो सही है ना। अगर हम ये लिख देंगे ना तो एक ना तो दो, इसका मतलब दोनों ही सही हो जाएंगे, वो पहले से निगेटिव है, नेदर वन नॉट टू। यहां पर लिखा बोथ वन एंड टू आर रॉन्ग, तो यहां पर कौन सही नहीं है आपको पहचानना है। तो इसका मतलब ना ही एक सही होगा ना ही दो सही होगा, है ना, दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, बोथ वन एंड टू। अगर यहां पर आ जाता करेक्ट, करेक्ट आ जाता, तो करेक्ट अगर पूछ लेता, इसको ना मैं हटा देता, कौन सही है, तो फिर हम डी की तरफ चले जाते, ना तो एक ना ही दो। इसमें कह रहा कौन सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है, सी। तो इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन होके गलत हो जाती है ना। चलिए, अब भाई हमने तो गलती की है इसमें, ठीक है ना, हम भी जब विद्यार्थी जीवन में रहे हैं तो हमने भी गलती की है। इवन अभी भी कभी कभी एग्जामिनेशन को अपीयर कर लेते हैं तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, सामान्य सी होती हैं। अच्छा, इसको बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, और यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व मौजूद थे फिर भी हावी नहीं थे। इस काल में भारत में वस्त्र निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। कौन से कथन आपको बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रहे हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों ही, या दोनों ही गलत लिखे हुए हैं? तो क्या लगता है? चलिए, तो देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है, प्रीडोमिनेंट एक सेकुलर सिविलाइजेशन। और सेकुलर कैसे, आप देखिए ना, कहीं पर अग्नि पूजा की जा रही है, कहीं पर वृक्ष पूजा की जा रही है, कहीं पर सर्प पूजा की जा रही है, कहीं पर लिंग पूजा की जा रही है, कहीं पर मदर गॉडेस की पूजा की जा रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के हमको धार्मिक तत्व प्रेजेंट होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कोई हमको एविडेंस नहीं मिलता है जिसमें हमको पता चलता हो कि कोई एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रहा हो। तो कम्युनल कोई फैक्टर यहां पर देखने के लिए नहीं मिला। यह बात बिल्कुल सही है कि कॉटन जो है उसको यूज किया जाता था टेक्सटाइल के लिए। इवन मेहरगढ़ से भी हमको ऐसे एविडेंस प्रॉपरली मिले हैं। इसलिए दोनों के दोनों ही आपको यहां पर ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहे हैं ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट को बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट इज आर एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक पीरियड इन इंडिया? डिस्कवरी ऑफ फायर, यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। अरे दोनों तरफ ही हमने इंग्लिश में लिख दिया, माफी चाहेंगे, बहुत बहुत माफी चाहेंगे। बस केवल यह पूछ रहा है कि भाई नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल से कौन संबंधित है, कौन से डेवलपमेंट नवपाषाण काल से संबंधित है? अग्नि की खोज, ठीक है। दूसरा है कि पॉलिश किए हुए पाषाण उपकरण, ठीक है। अब आप बताइएगा इसमें से कौन से दोनों सही हैं, कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं? तो आप जान रहे हैं डिस्कवरी ऑफ फायर जो है भाई मेरे, ये नियोलिथिक एज में नहीं हुई थी, ये अपर पैलियोलिथिक एज में ही हो चुकी थी। हाँ, अगर आप देखें तो वहां पर आपको फ्लिंट इंडस्ट्री मिली थी, चकमक पत्थर उद्योग, तो वहां से माना जाता है कि डिस्कवरी हो चुकी थी। हाँ, बट इसका जो प्रॉपर यूज करना स्टार्ट किया गया वो नियोलिथिक एज से हमें देखने के लिए मिलता है। दैट्स वाई डिस्कवरी ऑफ फायर जो है ये सही नहीं है। बाकी ये आपका सही लिखा है पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, तो ये सही लिखा है। दो आपका ओनली
बेटर ऑप्शन होगा, आयोग 2 के साथ ही जाएगा, ठीक है ना, 2 ही आपका आंसर होगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशंस मेलुहा, मेलुहा एज द इंडस रीजन, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है जो मेलुहा का उल्लेख सिंधु क्षेत्र के रूप में करता है? पुलकेशिना शिलालेख, क्यूनिफॉर्म शिलालेख, सुमेरियन शिलालेख, ओमान शिलालेख। क्या लगता है? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये मेसोपोटामिया का बेसिकली एक शिलालेख है जिसमें मेलुहा शब्द को लिखा गया है। कौन सा होना चाहिए? तो देखिए, इसका सही आंसर जो है क्यूनिफॉर्म है। क्यूनिफॉर्म थोड़ा सा कीलाकार तरीके से लिखा जाता था, ठीक है ना, तो सिंबल्स के रूप में स्पेशली इसको मेंशन किया जाता था। तो क्यूनिफॉर्म शिलालेख है जिसमें मेलुहा का स्पेशली वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो दिस इज अ क्यूनिफॉर्म। इसको इस तरीके से गोद करके थोड़ा सा क्या कहते हैं, पत्थर में उकेरा गया है ना, क्यूनिफॉर्म कीलाकार लिपि के रूप में इसको लिखा गया है। अगर आप देखें तो ऐसी लिपि जो है स्पेशली हमें ज़ेराक्सस फर्स्ट के इंस्क्रिप्शंस में भी स्पेशली देखने के लिए मिलती है। ठीक है ना, आज यार मैंने कहीं पर भी बेसिकली शब्द नहीं बोला है ग्रेट, ठीक है ना, ग्रेट। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस वन इज योर क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन। ठीक, अच्छा, इसके अलावा मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाह रहा हूं। वैसे एक चीज मैं और भी बता दूं, आरओ एआरओ की भर्ती आपकी जो है इस वर्ष आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है ना, कल आपको मालूम है कि इससे संबंधित बहुत सारी सूचनाएं रिवील भी हुई हैं और आरओ एआरओ का जल्द ही आपको कुछ ना कुछ सेगमेंट हमारे यहाँ पर आपको देखने के लिए अवश्य मिल जाएगा। ठीक है ना, और बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारा आरंभ बैच इस समय स्टार्ट है जो कि 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, मतलब ये अभी ये चल रहा है। ठीक है, 7 मई से हम इसकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में मैं आपके साथ पूरे हिस्ट्री मेंस सेक्शन के साथ जुड़ूंगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पेपर 5 एंड इंटरनल सिक्योरिटी के साथ मैं आपके जुड़ूंगा, जिसमें मैं सबसे ज्यादा फोकस आपके साथ मेंस आंसर राइटिंग पे ही करता हूं। जब भी आप पेड बैच लेते हैं तो हमारे पर्सनल ग्रुप्स भी रहते हैं जिसमें मैं अपनी तरफ से भी आप लोगों को उसमें जोड़ करके अपनी तरफ से जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर आपको लीड करने का भी प्रयास करता हूं। किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो तो आपसे विनम्र निवेदन है, ये मेरा कोड है, दिस वन इज योर साई लाइफ। ठीक है, आप साई लाइफ को यूज कर सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, एज अ पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मेरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर जब भी आपको किसी प्रकार की पढ़ाई से संबंधित कोई परेशानी हो। ये हमारा ऑफिशियल 9289996923 आप डायरेक्ट बेसिकली इस पर कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। यहां पर आपको जब भी बैच खरीदना हो आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं सुमित सर का, तो वैसे ही आपको वो मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर प्रदान कर देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।